ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करती हूँ मैं, उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि हमने करना क्या। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोगों के लिए ये अब नई बात नहीं होनी चाहिए, और वो ये है कि आपने जो है वो अगर आपके पास 30+ का डाटा है तो आपने जेड टेबल इस्तेमाल करना है किसी के बताए बगैर, और अगर आपके पास लेस देन 30 का डाटा है तो आपने जो टेबल इस्तेमाल करना है वो है टी टेबल। ठीक है, फिलहाल जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मालूम होंगे ऑब्वियसली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एग्जाम के अंदर भी जो है वो इसी तरह से मालूम हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज के हवाले से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि क्या करना है इसको। ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, गेस बड़ा हो रहा है। ठीक है जी। अब ये जो आपका डाटा है इसको हम पढ़ लेते हैं। अ कार्डियोलॉजिस्ट इज टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हार्ट रेट। मेरा ख्याल है मैं इसको ठहर जाए जरा, मैं ये जरा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, 1 मिनट रुकिएगा। अब ये देख लें, ये थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है। A cardiologist is testing the effect of drug on heart rate by injecting 100 rats with the unit dose of drug and recording their mean heart rate as 1.05। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज मीन हार्ट रेट। ठीक है जी, तो पहले सबसे पहले तो आपने म्यू निकाल लिया इसमें से 1.05। ठीक है जी। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है इसमें, देख सकते हैं आप, एस डी इन्होंने जो दिया है दैट इज 0.5। द मीन हार्ट रेट ऑफ रैट्स नॉट इंजेक्टेड विद द ड्रग इज 1.2। तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैंने गलत लिखा है, इसको हम एक्स बार कहेंगे क्योंकि ये सैंपल से निकला है, और जो स्टैंडर्ड है म्यू वो 1.2 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आपने क्या करना है, टेस्ट वेदर द मीन हार्ट रेट ऑफ ड्रग इंजेक्टेड रैट्स एक्सीड 1.2। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.01। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। एन आपके पास कितना है, 100, एक्स बार जो है 1.05, म्यू 1.2, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5, और वैल्यू ऑफ अल्फा आपको गिवन है तो 0.01। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई चीज जो परेशान कर रही हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो आपके जो स्टेप्स हैं, अब हम उसके स्टेप्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, यू हैव टू मेक अ हाइपोथेसिस। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 1, हाइपोथेसिस। ठीक है जी, अब इसके अंदर आप बनाएंगे नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, नल हाइपोथेसिस बनानी क्या है वो तो हमें मालूम है कि आपको जो है एक्स बार इज इक्वल टू म्यू करना है, एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये आपकी एच नॉट हो गई। एच ऑल्टरनेटिव क्या बनानी है ये आपको क्वेश्चन से देखना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये एक्सीड 1.2। एक्सीड 1.2 का क्या मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो जो म्यू है वो उससे बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी आपका जो एक्स बार है दैट इज ग्रेटर देन म्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद फिर अच्छा, ऑल्टरनेटिव क्या बनाएंगे आप, एक्स बार ग्रेटर देन म्यू। अच्छा, इसकी एक और तरीका जो है हाइपोथेसिस लिखने का वो ये भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम इसको भी साथ ही लिख लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1.2। ठीक है जी, एंड म्यू इज ग्रेटर देन 1.2। आप इस तरह की हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं कि इधर आप जो है वो जो स्टैंडर्ड आ रहा है, जो दो वो हैं एवरेजेस, उनको कंपेयर कर लीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है
तो फिर आपका ये हो सकता है कि जो गिवन वैल्यू है उससे आप उसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है जी, अल्फा स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2, अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है जी, अब इसके लिए क्या करेंगे आप, जैसा कि आपने पढ़ा था ग्रेटर देन में, हमने जब लास्ट टाइम जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो ग्रेटर देन में आप क्या कर रहे थे कि जो आपकी जो भी वैल्यू थी अल्फा की वैल्यू, उसको आप किससे माइनस कर रहे थे, 1 से माइनस कर रहे थे। ठीक है जी, क्योंकि आपको ग्रेटर देन का एरिया निकालना है, वरना लेसर देन में तो आप एज इट इज जो वैल्यू अल्फा की आ रही है उसको लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किए हों क्वेश्चंस तो आपको याद होगा कि हम ग्रेटर देन के लिए 1 माइनस अल्फा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जैक्टली वही चीज करेंगे कि वैल्यू ऑफ अल्फा जो था अल्फा इज इक्वल टू 0.01 है, लेकिन आप इसको रीराइट करेंगे, री राइट अल्फा एज 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.01 विच इज इक्वल टू 0.99। कोई चीज जो यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हो वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद फिर हमें किस चीज की जरूरत है, जेड टेबल की जरूरत है देखने के लिए। अगर वैल्यू ऑफ अल्फा आपको निकालनी है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द जेड वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए आप जेड टेबल की तरफ चलते हैं। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ जेड टेबल की, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें 0.99 चाहिए। ठीक है जी, तो 0.99 प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये आपके पास टेबल मौजूद है, टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको वैल्यूज देखने में आसानी हो जाए। और इसमें हम जाएंगे, ये z वैल्यूज आपको नजर आ रही है, क्या बात की थी 0.9, तो उसके लिए पहले जो पहला 9 है वो आपको यहाँ से मिलेगा यानी लॉन्गिट्यूडनल टेबल से, और लास्ट वाला 9 यहाँ से मिलेगा। 9 ये तो आपको पता ही रहा, लेकिन 0.9 ये देखें ये रहा 0.9 इधर, और ये 0.9 जो है दूसरा 9 ये रहा। जी, इधर एक करेक्शन है, वो ये कि हमें 0.99 जो है वो अल्फा की वैल्यू तलाश करनी है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब जब अल्फा यहाँ से तलाश करेंगे तो उसके बाद फिर हम इसकी जेड वैल्यू निकालेंगे कि जेड वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले क्या करेंगे, आप 0.99 तलाश करेंगे यहाँ पे, और 0.99 की सीरीज शुरू हो रही है कहाँ से, 0.9890 आ गया, 0.989398 99 ये रहा, 0.9901, ये जो है आपकी 0.9901, ये आपकी जो है बेसिकली वैल्यू ऑफ अल्फा है जो आपको यहाँ से मिल रही है। इसके हवाले से जब आप z वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 2.3 इधर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये वाला कॉलम है 0.03 का। ठीक है, तो क्या बना 2.33, आपकी z वैल्यू निकल के आएगी अल्फा 0.99 पे। तो इसको हम दोबारा से अपने वापस उसी पेज पर जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, आपने वैल्यू ऑफ अल्फा कैलकुलेट की हुई थी, इसको आपने टेबल को फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद आपकी जो z वैल्यू निकल के आई, z टेबुलेटेड, वो क्या निकल के आई 0.99 के ऊपर 2.33। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका वही जो हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली और उसके साथ फिर आपने z वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी, अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसके लिए आपको रिजेक्शन रीजन बनाना पड़ेगा। रिजेक्शन रीजन कैसे बनाएंगे, यहीं पे बना लेते हैं। ये आपका
0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2.33। 2.33 जो आई है तो आप इसको कैसे मार्क करेंगे? 2.5 ये होगा, उससे अंदर है तो ये आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू बना ली। ये आपकी लाइन बन रही है आर्बिट्रेरी लाइन। Z इक्वल टू Z टेबुलेटेड 2.33 ये आपने निकाल ली। रिजेक्शन रीजन कहाँ बनाना होगा? क्योंकि हमने ग्रेटर देन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो रिजेक्शन रीजन हो गया हमारा ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, यहाँ पे ये बात समझ लें बहुत गौर से कि रिजेक्शन रीजन का मतलब क्या है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो अभी हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करेंगे, अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो इस रीजन में लाई करती है, 2.33 से बड़ी आती है और इस रीजन में लाई करती है, तो आपकी H0 रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर वो वैल्यू जो है वो रिजेक्शन रीजन मतलब एक्सेप्टेंस यहाँ से लेके ये जो पूरा आपका जो एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है जी। तो इस वैल्यू इसके अंदर अगर आपकी लाई करती है तो इसका मतलब है कि आपकी H0 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इससे बाहर लाई करती है, इस जगह पे लाई करती है, तो आपकी H0 रिजेक्ट हो जाएगी, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर करिएगा। ये जो सारी जो कहानी है ये सब है ही इसी के लिए। रिजेक्शन रीजन बना दिया आपने, ये आपकी स्टेप नंबर 3 हो गई। ठीक है जी, ये रिजेक्शन रीजन बना दिया। अब आप करेंगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस तरह से करनी है? आपको निकालना है Z कैलकुलेटेड। ठीक है जी, कंप्यूटेशन करेंगे Z वैल्यू के लिए। Z C कंप्यूटेशन, ये क्या हो गया? स्टेप 4। ठीक है जी, ZC के लिए यानी Z कैलकुलेटेड के लिए, ये Z कंप्यूटेड के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। ठीक है जी, ये फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बल्कि अपनी कॉपी में किसी जगह पे पीछे की तरफ एक जगह बना लें जहाँ पे आप हर तरह के जो टेस्ट होंगे उनके फॉर्मूलाज लिख के चले जाइएगा। ये जो फॉर्मूला है ये याद रखिएगा कि ये जी टेस्ट के लिए ये सिंगल जो सैंपल है, वन सैंपल है, उसका फॉर्मूला है। ये वन सैंपल जी टेस्ट का फॉर्मूला है। जी सी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है जी, अब इसको आप कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी वैल्यूज इसके अंदर डालेंगे। पहली वैल्यू क्या है? एक्स बार। एक्स बार अब यहीं पे देखें, अपने जो टेबल था इसके अंदर से ही मिलेगी। एक्स बार इज 1.05 माइनस म्यू क्या है? 1.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा एस डी, इसको हम सिग्मा भी कहते हैं, एस डी कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूला को तो आपके पास आंसर आएगा आपके पास इसका आंसर आएगा -0.15 डिवाइडेड बाय 0.05। मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको पहले से कैलकुलेट करके रख लिया था। आप अपने कैलकुलेटर से आप उसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और आपको ये आंसर मिल जाएगा। जो फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है -3। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर क्या आया? Z कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड इज -3। ठीक है जी, अब जब ये -3 आ गया तो अब आपके पास जो ये वैल्यू है ये कहाँ लाई कर रही है? ये आप देख सकते हैं -3 कैलकुलेट होकर आया है और आपकी ये वैल्यू लाई कर रही है इस जगह पे। ठीक है जी, तो ये आपके बहुत क्लियरली आपके किसके अंदर आ रहा है?
आपके एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। तो अब इसको कंक्लूड किस तरह से करेंगे आप? स्टेप 5, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। रिजल्ट कंक्लूजन क्या होगा कि बिकॉज z कैलकुलेटेड या z कंप्यूटेड, because z computed lies within the acceptance region, therefore h naught is accepted and h alternative is rejected। ठीक है जी, यानी आपके पास क्या आ रहा है, z calculated is less than z tabulated। ठीक है जी, जो कंक्लूजन है वो क्या लिखेंगे कि एवरेज जो आपके पास जो सैंपल आया था इट्स नॉट ग्रेटर देन मीन। ठीक है जी, तो एवरेज सैंपल, सॉरी एक मिनट, सैंपल सैंपल मीन is not greater than population average। ठीक है, ये आपका आसान अल्फाज में हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप इसका जो आंसर लिखना है अब आपको, वो क्या होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हार्ट रेट बाय इंजेक्टिंग 100 रैट्स विद द यूनिट डोज दिस एंड दिस, तो टेस्ट वेदर द मीन हार्ट रेट ऑफ द ड्रग इंजेक्टेड रैट्स एक्सीड 1.2। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे कि द मीन हार्ट रेट ऑफ rats was not found greater than 1.2। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप जो है वो आंसर कर लेंगे इसको। एक और आपके साथ मैं एक क्वेश्चन शेयर करती हूँ, उसमें आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना होगा। वेट अ मिनट। अब ये जो क्वेश्चन है इसके मुकाबले में अगर पिछला वाला क्वेश्चन जो था आपने पढ़ा था, इसके अंदर उन्होंने पूछा है सेम वही क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर मीन हार्ट रेट इंजेक्टेड टू रैट्स एक्सीड्स 1.2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंजेक्टेड रैट इज लेस देन 1.2। ठीक है जी, तो टेस्ट हाइपोथेसिस करनी है, अल्फा लेवल जो है वो 0.01 ही रहेगा। अब आपकी स्टेप्स जो है वो सेम रहने वाली, ठीक है, लेकिन जो चेंज आएगा वो क्या आएगा कि एक्सीड वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह से होगी, एच नॉट तो आपकी बन जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे ये मांग रहे 1.2 है के साथ हैं, तो इस वजह से हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे वो इस तरह की बनाएंगे। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी इस मर्तबा, H1 लेस देन की चाहिए, तो म्यू लेस देन 1.2। स्टेप नंबर 1 ये हो गई, स्टेप नंबर 2 ये हो गई, स्टेप नंबर 3 क्या है, अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है 0.01। ठीक है जी, अब यहाँ पे चूंकि आपके पास ग्रेटर की वैल्यू नहीं है, लेसर की वैल्यू है, तो पी जी लेस देन जी है, तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
z लेस देन z विच इज इक्वल टू 0.01। टेबल में जाके आप टेबल में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, टेबल में जाएंगे और फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ अल्फा, जी वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास 0.01 आया है, ठीक है जी। तो 0.01 के लिए आप यहाँ पे करीब देखिए, ये थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखिए जी, यहाँ पे हम 0.01 की सीरीज में आ जाते हैं। 0.012529 ये बढ़ता जा रहा है, 0.012, 0.0119, 0.0116, ये करीब करीब कहाँ पे पहुंचेगा, 0.0107, 0.0104, 0.0102। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, अगर तो वैल्यू ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि करीब तरीन जो आपको 0.01 की जो करीब तरीन वैल्यू है वो ये वाली है 0.0102। इसके ऊपर आपकी जो जी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 देखिए 0.0102 में आपके पास वैल्यू आ रही है 2.3 और यहाँ से लें तो 2, ठीक है जी। तो 0.32 सॉरी 2.32 आपके पास जो वैल्यू आ रही है, आपकी जी वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है 2.32। पी जेड लेस देन जेड 2.32। इसमें आपको याद रखिएगा लेस देन में आपको 1 में से माइनस नहीं करना है, एज इट इज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि ग्रेटर देन के लिए आपको जो भी वैल्यू आ रही है अल्फा की उसको आपने 1 से माइनस करना है, ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई 2.32। अब आपने इसको जो टेबल में ड्रॉ करेंगे तो आपके पास टेबल में ये वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना हम भूल गए कि 2.32 तो है ये, लेकिन ये प्लस के साथ है या माइनस के साथ है, ठीक है जी। तो ये चीज हम भूल गए हैं देखना, हम ये चीज देख लेते हैं कि ये वैल्यूज माइनस में आ रही हैं कि प्लस में आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्योंकि शुरू शुरू की वैल्यूज हैं तो ये माइनस में आ रही हैं, तो ये -2.32 है, ठीक है। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये थोड़ी सी हम यहाँ से इसको इस तरह से करके -2.32, ठीक है जी। अब आपके पास क्या हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और ये -3। आपकी वैल्यू क्या आ रही है 2.32, यानी 2.5 यहाँ पे लगभग पड़ेगा कहीं पे, तो उसके इस साइड पे 2.3 इधर पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपकी z वैल्यू आ गई, z इज इक्वल टू -2.32, ठीक है। लेस देन के साइन डालना है तो इसका मतलब ये लेस देन इससे नीचे का होगा। तो दिस इज योर रिजेक्शन रीजन, ठीक है जी। ये शेडेड एरिया है, ये आपका रिजेक्शन रीजन है। अब यहाँ तक अब जब आप पहुंच चुके हैं, रिजेक्शन रीजन आपने मार्क कर दिया है, तो उसके बाद आपकी जो स्टेप नंबर 4 थी वो क्या थी, क्या आपने जो है वो फाइंड आउट करना है क्या, जी कैलकुलेटेड, ठीक है जी। जी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला वही है और चूंकि डाटा भी वही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो आंसर आने वाला है वो सेम आने वाला है। और वो सेम आंसर क्या है, -p सॉरी गलत हो गया, ये जी टेबुलेटेड था ना, जी टेबुलेटेड था ये, और ये जी कैलकुलेटेड इज -3, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है आपका जो जी कैलकुलेटेड, चूंकि डाटा वही पुराना वाला है तो उसमें चूंकि हमारे पास क्या आया था -3 आया था, तो एग्जैक्टली वही चीज हमने जी कैलकुलेटेड यहाँ पे भी मेंशन कर दी कि जी कैलकुलेटेड इज -3। तो अब आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है कि आपका ये जो डाटा है वो लाई कर रहा है -3, ये रहा, ठीक है जी। तो दिस इज योर z कैलकुलेटेड विच इज -3, ठीक है। अब आपके पास जो हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, म्यू लेस देन 1.2, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि आपकी जो रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रहा है, इस वजह से आप ये क्या बोलेंगे, इसको
कि जी जो आपकी जो H नॉट है वो एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, क्या हो रही है? अच्छा, चूंकि आपने जो है वो लेस देन की ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रही है कि यहाँ पे आपका जो z है दैट इज लेस देन 1.2, और ये जो आपका जो रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपने शेडेड एरिया बनाया है, दिस इज योर रिजेक्शन रीजन। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन कर गई, दिस इज रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन डिपेंड कर रहा होता है आपके हमेशा कि आपकी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके ऊपर। अगर आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन की है तो रिजेक्शन रीजन इस जगह पे कहीं पर आएगा, ठीक है। अगर आपकी लेस देन की है तो रिजेक्शन रीजन इस जगह पर कहीं पर आएगा। और अगर नॉट इक्वल टू की बना रहे हैं तो वो अभी हम आप डिस्कस करते हैं कि नॉट इक्वल टू में क्या होता है, लेकिन उसमें फिर इधर साइड के ऊपर जो आपका रिजेक्शन रीजन आ रहा होता है, ठीक है। उसके लिए एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नॉट इक्वल टू की जो है वो हम रिजेक्शन रीजन कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही वाला क्वेश्चन दोबारा से हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा जो है क्वेश्चन इसमें डिफर्स का है। अब ठहरे, मैं आपको ये पहले क्वेश्चन कॉपी करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 2 सेकंड दीजिएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको हम सिर्फ इतना करेंगे कि यही क्वेश्चन जो है वो दोबारा कॉपी करते हैं, और इसमें फिर आपको मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो नॉट इक्वल टू के लिए क्या आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू का जब आपको स्टेटमेंट बनाना होता है ना, तो इस जगह पे क्वेश्चन आएगा डिफर फ्रॉम 1.2। ठीक है जी, अब डिफर फ्रॉम 1.2 है, तो उसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा डिफर का मतलब या डिफरेंस अगर आ रहा है तो आप नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे साइन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जो स्टेप 1 है एच नॉट, वो क्या हो जाएगा, अगेन वो उसी तरह से आप रख रहे हैं म्यू इज इक्वल टू 1.2। ठीक है जी, एच ऑल्टरनेटिव क्या रख रहे हैं, या H1 क्या रख रहे हैं आप, म्यू विच इज नॉट इक्वल टू 1.2। अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आपके पास हम दो साइड्स इधर साइड्स ले रहे होते हैं, तो आपके पास जो है ना आपने इसको वैल्यू ऑफ अल्फा को किस तरह से मैनिपुलेट करना होता है कि आप वैल्यू ऑफ अल्फा 1.01 ले रहे थे। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू ऑफ अल्फा को 0.01 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि आपको टू टेल बनाना है, तो टू टेल बनाने के लिए आप डिवाइड कर देंगे, और जो भी z वैल्यू आएगी वो हाफ वन साइड पर आ जाएगी, हाफ सेकंड साइड पे चली जाएगी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 0.01 को कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो उसका आंसर आता है 0. लिख नहीं रहा है, 0.005। ठीक है जी, अब ये जो 0.005 आ रहा है, इसको हमने कहाँ देखना है, अगेन टेबल में देखेंगे। 0.005 को हम टेबल में कहाँ देखेंगे, ये देखिए, चूंकि आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 0.005 की रेंज आपको इस जगह पे कहीं पे मिलेगी, ये देखें जी 0.005 ये रहा, और ये लेकिन 59 है, तो आपको चूंकि 0.005 चाहिए, तो उससे करीब तरीन की तरफ जाने के लिए आप क्या करेंगे, 0.0057, 0.0055, 0.0054, 0.0052, 0.0051, और उसके बाद फिर 49 आ जाता है। तो 49 के मुकाबले में 51 ज्यादा करीब है, तो आप ये वाली वैल्यू उठाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.0052 का -2.56। ठीक है जी, तो 0.6, ये सॉरी गलत हो गया,
-2.57। ठीक है जी, तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे? आपकी वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी? Z tabulated is equal to Z less than -2.57 and sorry ये फिर मूव कर गया, and Z is also greater to 2.57। ठीक है, आइदर साइड ले रहे हैं, टू टेल बना रहे हैं तो एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, एक मर्तबा प्लस के साथ लिखेंगे। ठीक है, टेबल जब ग्राफ डिजाइन होगा तो ग्राफ किस तरह से डिजाइन होगा, ये देखिए, ये सेंटर आ गई, सेंटर के बाद -1 -2 -3 1 2 3, यहाँ पे 0 आ गया। 2.57 का मतलब क्या है, राउंड अबाउट इस जगह पे आपकी वैल्यू बन रही है 2.57 की, तो ये हो जाएगा +2.57 और यहाँ पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी -2.57। ये एरो है, इसको माइनस की साइन नहीं समझिएगा ये। ठीक है जी, अब ये आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो इधर साइड पे बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है जी, ये दोनों साइड्स जो हैं, ये जो शेडेड एरिया है दोनों तरफ से, ये आपका रिजेक्शन रीजन आ गया है। अब आपने क्या करना है कि अब आप फाइंड आउट करेंगे कि आपकी जो म्यू है वो इक्वल है 1.2 के या नॉट इक्वल है 1.2 के। ठीक है जी, तो इसमें फिर आपका क्या होगा कि यहाँ पे याद रखिएगा, अगर रिजेक्शन रीजन में वैल्यू आ रही है तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, नल वाली। तो अब यहाँ पे चूंकि आपके पास जो आंसर, चूंकि ये वही क्वेश्चन है, वही डाटा है, हम बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो Z कैलकुलेटेड जो है इसका चूंकि -3 आया था जो कि इस जगह पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये -3 इस जगह पे लाई कर रहा है, तो अगेन ये क्योंकि रिजेक्शन रीजन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, whereas alternative hypothesis accepted। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। कोई भी चीज हो तो समझ में ना आ रही हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।